हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये दिन में आज आपकी दूसरी क्लास है और इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि मैं जल्दी से जल्दी जो है आपकी मैगज़ीन को ख़त्म करना चाहता हूँ। और चूँकि आज 21 तारीख है और 3-4 दिन में आपकी मैगज़ीन आपको मैं ख़त्म कर दूँगा। तो मैं इन्वायरमेंट का आपका आर्टिकल नंबर 4 पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले के सारे आर्टिकल मैंने पढ़ा दिए हैं और इन्वायरमेंट का जो आर्टिकल नंबर 4 है इसको पढ़ करके आज हम लोग बड़े वाले जितने आर्टिकल हैं उसको खत्म कर देंगे और कल न्यूज इन शॉर्ट्स पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो है साइंस एंड टेक पे मैं आपको चला जाऊंगा और 2 दिन में साइंस एंड टेक खत्म करके मैगजीन खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास के एंड में। ठीक है, तो ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे, इसके लाभ क्या हैं, इसकी प्रोसेस क्या है, क्या चीज़ क्यों न्यूज में रहा और भारत में संधारणीय विकास में किस प्रकार से इसका उपयोग हो सकता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ, जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC, ठीक है, इसने क्या किया, तमिलनाडु के चेन्नई में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन किया। तो ये स्टेटमेंट सीधे सीधे UPSC में बन सकता है कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में IGBC द्वारा हुआ। ठीक है, आपको याद करना है, हाँ ये सही में हुआ। ठीक है, UPPCS में या UPSC में, BPSC में ये डायरेक्ट क्या होता है कि यही जो स्टेटमेंट होगा वो MCQ में बदल जाएगा कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन किसके द्वारा किया गया, ऑप्शन दे देगा या फिर कहाँ किया गया, जगह का नाम दे देगा। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनने के पैटर्न होते हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग होती क्या है, आमतौर पे सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है। तो ग्रीन बिल्डिंग का तात्पर्य यह होता है कि जो भी इन्वायरमेंट के अनुकूल जो भी निर्माण सामग्री, यानी जो बिल्डिंग बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए जो भी निर्माण सामग्री हो वो क्या हो, पर्यावरण के अनुकूल हो। जो भी प्रक्रियाएँ हों, ठीक है, जो प्रोसेस हो वो क्या हो, पर्यावरण के अनुकूल हो। संचालन और रखरखाव जो है वो भी क्या हो, पर्यावरण के अनुकूल हो। वही क्या होती है, ग्रीन बिल्डिंग होती है। ठीक, इसकी अवधारणा क्या है, इसकी अवधारणा ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय जो नुकसान हो रहा है उसको कम करने के लिए और जो ऊर्जा है, एनर्जी है और अपशिष्ट प्रबंधन है उसकी लागत को कम करने के लिए इसी पर आधारित है। ठीक, जो हरित निर्माण कार्य है उससे संबंधित कुछ नवाचारी समाधानों में कौन कौन सा है, कूल रूफ, जियोथर्मल हीटिंग, स्मार्ट ग्रिड रेफ्रिजरेटर, ग्रीन रूफ या हरित छतें इत्यादि शामिल होते हैं। तो एग्रोग्रिड क्या होती है, ठीक है, इसमें एग्रोक्रीट क्या होती है, एक बार इस समझते हैं 2-3 चीज़ों को कि कार्बन क्राफ्ट टाइल और एग्रोक्रीट, ये 2 चीज़ों को समझते हैं कि एग्रोक्रीट और कार्बन क्राफ्ट टाइल। तो एग्रोक्रीट क्या है, एक कार्बन नेगेटिव निर्माण सामग्री है, मतलब इसमें ये एक ऐसी निर्माण सामग्री है जो क्या है, कार्बन नेगेटिव। यहाँ पे इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है, इसमें कार्बन की अवशेष मात्रा नहीं होती है। यह क्या होता है, इसे अलग अलग जो फसल अवशेष होते हैं जैसे कि धान हो गया, गेहूं की पराली हो गई, गन्ने की जो खोज होती है उससे इससे बनाया जाता है। कार्बन क्राफ्ट टाइल्स क्या है, इसका निर्माण क्या होता है कि कार्बन अपसाइक्लिंग के तहत जो है कार्बन आधारित अपशिष्ट का उपयोग करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, एक अनुमान के अनुसार क्या है कि 12.3 की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से जो हरित निर्माण सामग्री का वैश्विक बाजार 2023 में बढ़ा है और इसे हो सकता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब यह है कि जो हरित निर्माण सामग्री का जो वैश्विक बाजार है ग्रीन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, वो कहीं ना कहीं अब ये बहुत बड़ा वैश्विक रूप ले रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग क्या है, ऊर्जा दक्ष और नेट जीरो कार्बन इमारतों से क्या होती हैं, वो अलग होती हैं। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा। ठीक, तो ग्रीन बिल्डिंग के लाभ क्या होते हैं, पहले वो चीज़ समझते हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग के लाभ को समझेंगे, इसके बाद उसके लिए उठाए गए भारत सरकार के कदम देखेंगे और चुनौतियां देखेंगे, फिर आगे की राह देखेंगे। तो ग्रीन बिल्डिंग के लिए जो लाभ क्या है उसको समझते हैं कि जो कार्बन उत्सर्जन होगा, जो भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, उसमें भवन निर्माण, जैसे आप जानते होंगे दिल्ली में, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था एयर पॉल्यूशन के बारे में, परसों में पढ़ाया था कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन क्यों होता है, सर्दियों के समय में यह जो है समस्या क्यों अधिक उभर कर सामने आती है। तो आप देखे होंगे कि उसी में समाधान में ये बताया जा रहा था कि आप जानते होंगे कि जब भी वायु प्रदूषण काफ़ी अधिक बढ़ता है या प्रदूषण की मात्रा, एयर क्वालिटी जब भी इंडेक्स ख़राब होती है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं जो भवन निर्माण का जो प्रोसेस चल रहा होता है पूरे दिल्ली में, कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है, उसको रोक दिया जाता है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के कार्य होते हैं उसको रोक देते हैं। क्यों?
तो फिर वही क्या है कि वही उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम ग्रीन तरीके से बताएं, मतलब पूरा उसके हरित हरित सामग्री का इस्तेमाल करें वहाँ पे, तो वो उत्सर्जन जो होगा ना भवन निर्माण में, जो भी उत्सर्जन होने वाला होता है वो सब कम हो जाएगा। तो जानते हैं कि जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन है वो क्या होता है, उसकी हिस्सेदारी लगभग क्या होता है कि 38% होती है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भवन और निर्माण की। इसकी और ऊर्जा खपत की हिस्सेदारी कितनी होती है, 35%। तो ये क्या होगा कि जो भी लीड द्वारा प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग होंगी, ठीक है, ये क्या करेंगी, 25% कम ऊर्जा खपत करेंगी और जो उत्सर्जन होगा वो भी कम आएगा। तो आर्थिक लागत भी आएगा इसके ग्रीन बिल्डिंग के संचालन में, और उसका रख रखाव में लागत भी कम आती है। उत्पादकता बेहतर करती है उसमें रहने वाले लोगों की, वे आर्थिक नज़रिए से देखें तो संपूर्ण जीवन काल में बेहतर रहेंगे। सामाजिक लाभ भी होता है कि जो स्वच्छ वायु और जल की उचित व्यवस्था होती है वहाँ पे, तो जो विषाक्त पदार्थ होंगे और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होंगे उसका जोखिम कम हो जाएंगे। सुख सुविधाएं और स्वास्थ्य में वहाँ पे सुधार होता है। ठीक, तो आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें बात यहाँ पे याद रखी। यहाँ पे लिखा था कि ग्रीन बिल्डिंग जो होती हैं ऊर्जा दक्ष और नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग से अलग होती हैं। तो कौन से, अब इसी को देखते हैं कि नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग और जो ऊर्जा दक्ष होती हैं इससे किस प्रकार से जो है ग्रीन बिल्डिंग अलग होती हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो आप देखिए इसमें कि एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग क्या होती है। इसमें जो तापन होगा, शीतलन होगा और अन्य उपकरणों को चलाने के लिए क्या होगा, कम ऊर्जा का उपयोग होगा। यानी ये ऊर्जा का कम उपयोग है, यानी जो तापन मतलब कि जो गर्म करने वाली चीज़ होंगी, शीतलन मतलब कूलेंट वाली, यानी जो एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और अन्य जो उपकरण होंगे उसको चलाने के लिए क्या होगा, कम ऊर्जा का उपयोग होगा। तो ये कौन सी होगी, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग हो गई। दूसरी आती है ग्रीन बिल्डिंग। इसमें क्या होता है कि जो ऊर्जा दक्षता तो होगी ही, साथ साथ क्या होगा, जल दक्षता होगी, यानी पानी के लिए भी दक्षता होगी, अपशिष्ट प्रबंधन होगा। ठीक, पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री यहाँ पे इस्तेमाल होगी। और एक आती है नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग, वो इससे भी अधिक होती है क्योंकि इसमें ऊर्जा के खपत में कटौती कर जाती है। ऑफ साइट और ऑन साइट जो होता है वहाँ पे क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होंगे और इसी का उपयोग करके जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करते हैं। तो जैसे जैसे हम क्या होता है कि एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग से ग्रीन बिल्डिंग की तरफ बढ़ेंगे और उससे हम लोग जब इससे बढ़ेंगे यहाँ पर, और इससे जब हम बढ़ेंगे नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग की तरफ, तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में उसी प्रकार से कटौती होती है। सबसे अधिक कटौती कहाँ पे होती है, नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग में, सबसे कम एनर्जी एफिशिएंट में। और जो नॉर्मल बिल्डिंग है वहाँ तो सबसे कम होगी, लेकिन एनर्जी एफिशिएंट में उससे कम होती है, फिर ग्रीन बिल्डिंग में उससे अधिक, फिर नेट जीरो कार्बन में उससे अधिक। सबसे अधिक किस में होता है, नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग में होती है। ठीक, तो भारत सरकार की जो ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो 2-3 जो 4 पॉइंट है उसको देखते हैं। तो कौन कौन से कदम हैं, तो ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को अपनाया गया। इससे किसने अपनाया गया है, BEE ने, यानी ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, ठीक है, इसने अपनाया है। 2007 में इसको जारी किया था, 2017 में इसको संशोधित किया गया। जो ECBC है, यानी ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता है, वो क्या करता है, जो कमर्शियल बिल्डिंग बनेगी उसके लिए क्या करेगा, न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करेगा। यानी इसमें कनेक्टेड लोड होंगे 100 किलोवाट या 120 किलोवाट KVA के, मतलब इसमें क्या होंगे कि अधिक कॉन्ट्रैक्ट डिमांड वाले वाणिज्यिक भवन शामिल होते हैं। इको निवास संहिता 2018 बनाई गई, इसको विद्युत मंत्रालय 2018 ने जारी किया था। आवासीय भवनों के लिए जो मतलब यहाँ पे आवासीय भवन, जो ये वाणिज्यिक भवन नहीं, आवासीय भवन, रहने वाले जो भवन है उसी का समान ये है इको निवास संहिता। ठीक है, ये पूरा क्या है, इसका पूरा नाम ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन न्यू इंडिया फॉर अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल होम्स। फिर इसके बाद गृह आया। गृह क्या है, एक ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट एंड असेसमेंट। इसे ऊर्जा संसाधन संस्थान और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसको विकसित किया गया। ये करता है गृह जो है 5 स्टार रेटिंग का उपयोग करता है, ये 5 वर्ष के लिए वैध होती है। एक लीड कार्यक्रम आपने देखा होगा, लीड नीचे देख अपने यहाँ पे पढ़ा होगा ना, लीड द्वारा जो प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग होती है वो क्या करती है, पारंपरिक इमारतों की तुलना में 25% की कम ऊर्जा खपत करती है। तो यही लीड है। तो लीड क्या है जानते हैं, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन लीडरशिप इसका नाम है पूरा। यह यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित है। ठीक, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, एक मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्रणाली है। भारत क्या है, लीड नेट जीरो के तहत जो भी प्रमाणित प्रोजेक्ट है उसकी संख्या के मामले में यूएसए और चाइना से भी आगे निकल चुका है। तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि भारत लीड के जो प्रमाणित प्रोजेक्ट है उसकी संख्या के मामले में यूएसए और चाइना को बीट कर दिया है। वाणिज्यिक भवनों को 5 स्टार रेटिंग यह कौन करता है, विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यानी जो भवनों को जो दक्ष होंगे उसको 5 स्टार रेटिंग दी जाएगी। एक त्वरित मंजूरी कौन दे रहा है, MOEFCC यानी कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हरित भवनों के लिए क्या है, त्वरित मंजूरी पर्यावरण मंजूरी देता है। जो क्या करते हैं, जो भारतीय हरित भवन परिषद IGBC द्वारा क्या है, पूर्णतः प्रमाणित होते हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग को अपनाने में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं वर्तमान में, और आगे की राह क्या हो सकती है
उसको हम लोग जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ग्रीन बिल्डिंग को अपनाने में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं? तो निर्माण संबंधी उच्च लागत आता है, यानी इसका लागत काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी निर्माण लागत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो किराएदार होंगे या फिर जो भी निवेशक होंगे उनको आकर्षित करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। निर्माण कार्य में चुनौतियाँ होती हैं क्योंकि इससे डिजाइन और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता भी बहुत सीमित है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रक है वो काफ़ी विकेंद्रीकृत है, दुनिया के बहुत अलग अलग क्षेत्रों में है, यानी और इसका आपूर्ति जो श्रृंखला है आपूर्ति सामग्री की, वो क्या है जो है वो सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला वो भी बहुत सीमित है। गवर्नेंस संबंधी मुद्दे भी हैं काफ़ी अधिक, क्योंकि इसको परियोजना को पूरा करने में अधिक समय लगता है। अनुसंधान और विकास कार्यों का अभाव है। निवेश पर मतलब उतना निवेश पर जो है उतना आउटकम नहीं मिल पाएगा। संहिता को लागू करना भी समस्या है। सीमित जागरूकता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। आगे की राह में हमें करना क्या चाहिए? तो आर्थिक प्रोत्साहन देना चाहिए। वित्त आयोगों और स्थानीय निकायों को कर प्रोत्साहन और अन्य उपायों से ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देना चाहिए। दीर्घकालीन निवेश की आवश्यकता होती है तो ग्रीन बॉन्ड जारी करके इसका सहायता दे सकते हैं। बैंक क्या है कि जो निवेश करता है ग्रीन बिल्डिंग में उसको कम ब्याज पर ऋण देने के लिए उसका प्रोत्साहित कर सकते हैं। नीतिगत उपाय के लिए क्या करना चाहिए कि ग्रीन बिल्डिंग के मानकों को अनिवार्य बनाने वाले कानून बनाना चाहिए। उसमें क्या करना चाहिए कि जो भवन है उसमें पर्यावरण अनुकूल और संधारणी बनाने के लिए आवश्यक रेट्रोफिटिंग करना चाहिए। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना चाहिए। जो ग्रीन रेटिंग एजेंसीज हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और प्रशिक्षण मॉड्यूल है, उन समूह को क्या करना चाहिए? उन समूह का एक प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करना चाहिए। उद्योग के हितधारकों को शामिल करना चाहिए। जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। हरित अवधारणा के मामले में प्रशिक्षित और सक्षम पेशेवरों को इससे विकसित होंगे और उद्योग और अकादमिक जगत के जुड़ाव से भी इस क्षेत्र में हम लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ आप आते हुआ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC, ये किसने स्थापना किया था? तो भारतीय उद्योग परिसंघ ने 2001 में इसकी स्थापना की थी। होता क्या है? ये भारत में ग्रीन बिल्डिंग्स के मामले में ये क्या है? अग्रणी प्रमाणन संस्था है। यह ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा को बढ़ावा देता है। यह संस्था वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का संस्थापक सदस्य भी है, जो व्यवसायों, संगठनों और सरकारों के साथ मिलकर कार्य करता ताकि क्या हो? पेरिस समझौते, UN ग्लोबल गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य प्राप्त कर सके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ठीक, तो ये सारे आर्टिकल जो हैं ये कवर हो गए। तो इसमें हमने पूरा चीज़ को लगभग देख लिया। अब इससे हम लोग आते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय दक्ष पाक कला कार्यक्रम, नेशनल इफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम, NECP। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसमें अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो इसमें दिया है कि हाल ही में ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा EESL, ठीक है, इसके द्वारा राष्ट्रीय दक्ष पाक कला कार्यक्रम NEC यानी NECP और ऊर्जा दक्ष पंखा कार्यक्रम EEFP की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? EESL द्वारा, यानी ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय दक्ष पाक कला कार्यक्रम और ऊर्जा दक्ष पंखे कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे की गई। तो राष्ट्रीय दक्ष पाक कला कार्यक्रम क्या है, ये इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में और सारी जो ऊर्जा दक्ष पंखा कार्यक्रम है इसके बारे में समझेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक अभियान इसका समझेंगे। इसके लिए जो अन्य योजनाएं हैं, जो इसका लिए अन्य पहल है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और EESL के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो किसने शुरुआत किया है? EESL ने शुरुआत किया है। किसकी? राष्ट्रीय दक्ष पाक कला कार्यक्रम की और ऊर्जा दक्ष पंखे कार्यक्रम की। ठीक है, तो राष्ट्रीय दक्ष पाक कला कार्यक्रम क्या है? एक जो स्वच्छ पाक कला योजना का एक उपघटक है। यानी स्वच्छ मतलब कि पाक मतलब खाना बनाने वाला जो सिस्टम है पाक, ठीक है, ये कुकिंग वाला सिस्टम है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में जो भी पाक कला उसके कार्यों में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। 20 लाख ऊर्जा दक्ष इंडक्शन कुक को स्टोव को विकसित करना है। फोकस क्या है इसके तहत क्या है कि विद्युत मंत्रालय की जो गो इलेक्ट्रिक पहल है इसके अनुसार नॉन सोलर और विद्युत आधारित इंडक्शन कुक पर ध्यान दिया जाएगा। ऊर्जा दक्ष पंखा कार्यक्रम क्या है? इसका है कि उद्देश्य की ऊर्जा दक्ष पंखों के महत्व और आवश्यकताओं पर फोकस करना है। 1 करोड़ ऊर्जा दक्ष पंखों का वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें आवासीय बिजली खपत में 20% की कमी आएगी। ठीक है, तो गो इलेक्ट्रिक अभियान का किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो ऊर्जा मंत्रालय द्वारा क्या था? इसका उद्देश्य था कि सूचना, संचार और शिक्षा संबंधी जो गतिविधियां उसके माध्यम से मोबिलिटी इकोसिस्टम और इलेक्ट्रिक कुकिंग के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ठीक, तो अभी जानते हैं कि वैकल्पिक कुकिंग सोल्यूशन के लिए अन्य योजनाएं क्या क्या हैं। तो उन्नत चूल्हा अभियान कार्यक्रम ये 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि ऊर्जा दक्षता और निम्न उत्सर्जन वाले जो उन्नत बायोमास को स्टोव है इसको बढ़ावा देना। ठीक है, लकड़ी की खपत कम होगी। राष्ट्रीय बायोगैस खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खाना पकाने ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करना।
इंडोर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सोलर कुकर को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आप जानते होंगे, इसमें एलपीजी जो गैस प्रोवाइड किया गया है इससे लोगों को खाना पकाने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कुछ योजनाएं हैं। तो इस पहल का महत्व क्या होगा? तो इस पहल का महत्व यह होगा कि ई कुकिंग के लाभ मिलेंगे। इसे पोर्टेबिलिटी, सुविधा और सुरक्षा के चलते जो पारंपरिक गैस है, इलेक्ट्रिक स्टोव है, इसके स्थान पर एक दक्ष और सुरक्षित विकल्प हो सकता है। इंडक्शन स्टोव की जो मांग बढ़ रही है इसकी पूर्ति करना है, ठीक है, यानी सप्लाई और डिमांड में जो कमी हो रही है उसको पूरा करना है। कार्बन फुटप्रिंट में कमी करना है, जो भारतीय घरों में ऊर्जा दक्षता उसको बढ़ाना है और कार्बन शमन का लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देना है। आर्थिक बचत को प्रोत्साहन देना है और ऊर्जा के आयातित स्रोतों पर निर्भरता में कमी आएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो है हम कहीं ना कहीं इसके पहल का लाभ ले सकते हैं। तो जिसने शुरू किया है ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड की, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड क्या है। ये क्या है? एक इसका मंत्रालय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसको क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर के 4 उपक्रमों के एक ज्वाइंट उपक्रम के रूप में 2009 में स्थापित किया गया था। कौन कौन से? एनटीपीसी विद्युत वित्त लिमिटेड और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके 4 जो हैं जो उपक्रम थे उसी के ज्वाइंट उपक्रम के रूप में इसको विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत इसको बनाया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि जो ऊर्जा पूर्व के जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग उसके इकोसिस्टम को सक्षम करना है, नवाचारों और बाजार के माध्यम से जो भी दृष्टिकोण है उसको शामिल करना है। इसके ये प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख कार्य हैं उजाला योजना। इसमें क्या है कि इसी के तहत जो है देश भर में एलईडी बल्ब दिए जाते हैं। उज्ज्वला योजना अलग है और उजाला योजना अलग है। उज्ज्वला योजना है वो कहीं ना कहीं वो क्या करती है, वो गैस सिलेंडर देती है, एलपीजी गैस। और यहाँ जो उजाला योजना है वो एलईडी गैस देती है, एलईडी बल्ब देती है, ठीक है, एलईडी बल्ब देती है। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम, ठीक है, स्ट्रीट लैंप नेशनल प्रोग्राम, ठीक। एक है राष्ट्रीय स्मार्ट मीटर प्रोग्राम, फिर स्मार्ट मीटर बैठाने के लिए भवन ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम और ग्राम उजाला अटल ज्योति योजना। ये 4 कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं? ये जो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है? यह जो है यह नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी को लागू करने वाली प्रमुख शाखा है। यह क्या है? जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत इसको शुरू किया गया था। किसको? नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी को। बस इसको देख लीजिएगा, मतलब अगर रहेगा याद दिमाग में तो फिर क्या है कि ऑप्शंस में टिक मारने में आसानी रहेगी, ठीक है। इसलिए कुछ छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ लेना है कि क्या पता भविष्य में कुछ अगर गड़बड़ हो तो फिर ये दूसरा देना पड़े कि नहीं इसी भी चीज़ें हमने नहीं पढ़ा तो यहाँ से छूट गया। अपना लास्ट आर्टिकल आता है जैविक कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे आपका जो है ये GS3 में मेंशन्ड है, तो आपको ध्यान देना GS3 में ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो उस पर सवाल बहुत बार बने हैं और ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। इस आर्टिकल में देखते हैं कि जो हाल ही में सहकारी समिति थी, ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, उसके जरिए जो जैविक उत्पाद है उसको बढ़ावा देने पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी यहाँ पे आयोजित की गई। अब इसमें इस संगोष्ठी में क्या था? नेशनल जो कॉरपोरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड है इसके जैविक खाद्य उत्पादों को भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के नाम से जारी किया गया है। इसमें ध्यान देना आपको कि न्यूज़ में इसलिए रहा कि जो भी सहकारी समितियां थीं उसमें उसके जरिए जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने पर एक नेशनल जो है राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के जो जैविक खाद्य उत्पाद हैं उसको क्या बोला गया? भारत ऑर्गेनिक ब्रांड का नाम दिया गया, भारत ऑर्गेनिक ब्रांड, ठीक है। तो इस ब्रांड के तहत क्या हुआ कि 6 जैविक और ऑर्गेनिक उत्पाद जारी किए गए। इसमें से कौन कौन से जैविक उत्पाद हैं? अरहर की दाल है, ठीक है, चना दाल है और चीनी है, ये इस सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। राजमा है, बासमती चावल है और सोना है और मसूरी चावल है, ठीक है। तो ये सारे जो 6 ऑर्गेनिक उत्पाद जारी किए गए किसके थ्रू? ये जो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड है इसी के ब्रांड का था भारत ऑर्गेनिक। इसी के तहत जो है सभी जैविक उत्पादों के लिए जो खुदरा दुकान यानी रिटेल जो शॉप्स हैं उसका नेटवर्क भी जारी किया गया। उसका नाम क्या था कि जैविक उत्पादों के लिए एक मंच की अवधारणा यहाँ पे बनाई गई। तो ये NCOL क्या है? NCOL यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड क्या है कि भारत सरकार की 3 सहकारी समितियां स्थापित की गई थी, उसमें से एक है, ठीक है। अब उसमें से एक है, 2 कौन कौन सी हैं? तो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड जो क्या, और एक है राष्ट्रीय स्तर की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बीज समिति है, ठीक है, जो करती क्या है?
निर्यात और प्रमाणित बीज के क्षेत्र में कार्य करती है। यानी जो भारत सरकार की 3 सहकारी समितियां स्थापित हैं उसमें से एक NCOL है, ठीक। 2 कौन सी हैं? राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड है, और तीसरी जो है राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सरकारी समिति बीज समिति है, जो निर्यात और प्रमाणित बीज के क्षेत्र में कार्य करती है, ठीक है। तो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड NCOL, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आनंद में, गुजरात में, ठीक है। अभी इसकी स्थापना किसके थ्रू हुई थी? तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इसके जो सहकारी समितियों का जो एक्ट है उसके बारे में मैंने आपको बहुत बार डिस्कशन किया है, और ये बहुत ज़रूरी है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती क्या है जानना। इनका जो प्रेजेंस होता है वो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में भी फैला होता है, तो इसका नाम है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? जो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, इसका लक्ष्य यह है कि देश में जो भी प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं उसके लिए एक मंच देना है और उत्पादों का मार्केटिंग की व्यवस्था करनी है। मार्केटिंग का काम यही करेगी। इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं? तो इसमें अमूल ब्रांड को प्रमोट किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता उपभोग लिमिटेड को, NCFF को, NAFED को यानी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड को, NDDBB को, ठीक है, और NCDC यानी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रमोट किया जा रहा है। करेगा क्या? दिएगा जैविक उत्पादों की बिक्री करेगा और अन्य देशों में बिक्री को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो सेंट्रल जो रजिस्ट्रार है इसके द्वारा कोई भी जो अनुमोदित सहकारी समिति या व्यक्ति का संघ होता है वो क्या होता है? NCOL का सदस्य बन सकता है। बात यहाँ पे उठ रही थी ऑर्गेनिक कृषि की, यानी कि ये तो न्यूज़ था, इसमें भारत ऑर्गेनिक ब्रांड्स का नाम से इसको जारी किया गया, पर ये बात है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। डेटा देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण का, और जैविक खेती के लाभ देखेंगे। ये प्राकृतिक खेती से कैसे अलग होती है, जैविक खेती के संबंध कुछ सिद्धांत हैं, कुछ चुनौतियाँ हैं, और आगे की राह और भारत सरकार की कुछ पहल है, तो उसको समझेंगे। सहकारी समितियों की भूमिका क्या हो सकती है, इसको समझेंगे। तो काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, जल्दी से जल्दी इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो जैविक कृषि क्या है? तो जैविक कृषि के तहत होता यह है कि जो जैव विविधता है यानी कि बायोडाइवर्सिटी है, जैविक चक्र है, और जो मृदा की जैविक गतिविधि उसको बेहतर बनाने के लिए जो कृषि की पारिस्थितिकी तंत्र है उसी के स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक। जो कृषि का पारिस्थितिकी तंत्र है, कृषि का जो इकोसिस्टम है, उसी के तहत जो है जैव विविधता, जैविक चक्र और जो मृदा की जो जैविक क्रिया है, जो गतिविधि है, उसको हम लोग बढ़ावा देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो रासायनिक खाद होगी, जो कीटनाशक होंगे, जो भी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड होते हैं, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करने के बजाय जो गोबर की खाद होगी, जैविक खाद हो सकती है, फसल चक्र होगा, बैक्टीरियल कल्चर होगा, ऑन फॉर्म इनपुट जैसे कि जो होते हैं, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे उपयोग होगा। इससे होता क्या है कि जो भूमि की जो मृदा होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। पर्यावरण क्या होता है? प्रदूषित नहीं होता है, और उत्पाद की जो गुणवत्ता होती है वो भी क्या होती है? हाई क्वालिटी में बनी रहती है। तो जैविक खेती के लाभ क्या होते हैं? तो दोनों चीज़ देखिए कि पर्यावरण के लिए लाभ यह है कि जो हानिकारक कीटनाशक होंगे उसका उपयोग होगा नहीं, तो मृदा की गुणवत्ता में सुधार होगा, उर्वरकता में सुधार होगा। जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है यानी कि जो कार्बन प्रच्छादन होता है उसमें क्या होता है कि उसके जरिए जलवायु परिवर्तन का जो नकारात्मक प्रभाव होगा उसको कम करेगा। मृदा का जो अपरदन है वो कम होगा, सॉइल इरोजन वहाँ पे जो अधिक होता है जो इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स होने से, ठीक है। जल स्रोत स्वच्छ बने रहेंगे, क्योंकि जब अगर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो पानी के स्रोत के थ्रू या फिर किसी तरह से बह करके वो जल के स्रोतों में भी उसको प्रदूषित कर देता है। जलीय जीव जो है उससे हानिकारक तौर से उसके प्रभावित होते हैं, तो उसको भी स्वच्छ बनाए रखेगा, जल स्रोतों को, जैव विविधता को बनाए रखेगा, और जो सूक्ष्म जीव है उसकी संख्या में वृद्धि होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और पशुओं के लिए क्या होगा? रसायन मुक्त जो चारागाह उपलब्ध हो जाएगा वो तो अलग से होगा। तो ये पर्यावरण के लिए हो गया, पर किसानों के लिए क्या लाभ होगा वो चीज़ थोड़ा सा देखते हैं कि जो इनपुट लागत होगी, जो भी कृषि की इनपुट लागत होती है, जैसे कि खाद होता है, बीज होती है, और कीटनाशक होंगे, पेस्टिसाइड्स होंगे, उसकी लागत बड़ी अधिक होती है अगर देखा जाए तो, ठीक है। और ये जो लागत कम करती है जैविक कृषि, रसायन सहित जो भी उपज होता है उससे ग्राहकों को काफ़ी अधिक आकर्षित करती है। रसायन रहित जो उपज होगा, यानी कि जो रसायन जिस उपज में रसायन का इस्तेमाल न किया गया हो, वो क्या करेगी? ग्राहकों को जो है, कस्टमर्स को वो क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। जो चरम मौसम की घटना होगी उसके प्रति अधिक सहनशील होगी। उपभोक्ताओं के लिए कौन कौन सा लाभ होगा? तो ये उपभोक्ताओं के लिए दूसरी स्वास्थ्यवर्धक होगी, हाई जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, और ये क्या होंगे? कहीं ना कहीं दोष मुक्त जो है हम भोज्य पदार्थों का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उपभोक्ताओं के लिए, किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या बना करके? टेबल बना करके आंसर में।
तो अब ये बात आती है कि डेटा बैंक जो इकोनॉमिक सर्वे है 2022-23 का, जो भी हाल इस साल वाला जो जारी हुआ था, अभी तो 30 तारीख को शायद जारी होगा इकोनॉमिक सर्वे, और 1 तारीख को बजट आने वाला है, तो हम लोग देखेंगे उसको सभी, उस चीज़ को सभी समझेंगे। अभी क्या है, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार क्या है कि दुनिया भर में जो जैविक कृषि करने वाले किसान हैं उसकी सबसे अधिक संख्या कितनी है, भारत में है 44 लाख जो है वो संख्या है, वो सबसे अधिक है दुनिया में। और ये जैविक कृषि करने वाले कहाँ पे हैं, भारत में है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का जो आधिकारिक बजट का जो पहले जो दस्तावेज होता है वो सारी बताता है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि जैविक कृषि क्या है, भारत में 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पे जैविक कृषि की जा रही है। और वर्ल्ड ऑफ द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड इमर्जिंग जो ट्रेंड्स के अनुसार वैश्विक स्तर पे जैविक कृषि के तहत प्रमाणित क्षेत्र के मामले में क्या है, भारत 6वें स्थान पे है। तो यानी भारत क्या है कि सबसे अधिक डेटा, 2 ही डेटा को आप लिख सकते हैं आंसर में, कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत जो है किसानों की सबसे अधिक संख्या है 44 लाख, और 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जैविक कृषि की जा रही है। तो एक बहुत बड़ी जो है ये भारत के क्षेत्र में उपलब्धि भी कही जाएगी, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है पर्यावरण की दृष्टि से भी, उपभोक्ताओं की दृष्टि से भी, और किसानों की भी दृष्टि से। हालांकि यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। कृषि क्षेत्र में, जैविक कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। जैविक कृषि के कुछ सिद्धांत हैं और सरकार के कुछ प्रयास हैं, और आगे की राह है, सहकारी समितियों की भूमिका। इसको पहले समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि जैविक कृषि का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत यह है कि इसमें स्वास्थ्य का सिद्धांत है, यानी मृदा, वनस्पति, जीव जंतु, मानव, धरती सबको सामूहिक रूप से जो है अलग अलग तरीके से बढ़ावा देना इसका सिद्धांत है। यानी स्वास्थ्य का सिद्धांत कौन बताता है, जैविक कृषि। जैविक कृषि के तहत पारिस्थितिकी का भी सिद्धांत है। इसमें क्या कि जो पारिस्थितिकी प्रणाली है और जो चक्र है उसके साथ संतुलन बनाना, उसके अनुरूप कार्य करना, जो पर्यावरण है उसकी उसमें व्यवधान को कम करना और उन्हें बनाए रखने में मदद करना, इसका सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है निष्पक्षता का, यानी न्यूट्रलिटी का सिद्धांत है। यह बोलता है कि पर्यावरण और जीवन के अवसर को लेकर के साझा संबंध का निर्माण की जाए, ठीक है। चौथा जो है वो है देखभाल का सिद्धांत। यानी कि जो भावी पीढ़ियां हैं उसको भी ध्यान देना है और हमारे पर्यावरण को संरक्षण करना है। तो कृषि के संरक्षण में, यानी जैविक कृषि के जो सिद्धांत हैं वो 4 हैं। वो देखभाल का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत, पारिस्थितिकी का सिद्धांत और स्वास्थ्य का सिद्धांत, ये सिद्धांत हैं। हालांकि क्या है कि बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं तो वो समझते हैं कि जो इनपुट लागत है और कम पैदावार, ये बड़ी समस्या हो रही है। कि जो अभी जैविक कृषि को पारंपरिक कृषि के स्थान पे अपनाया जा रहा है, तो जो लागत है काफ़ी अधिक आ रही है और उत्पादन क्या है कि वो कम हो रहा है। जैविक चीज़ों को अपनाना, जैविक खाद को लेना, और ये लागत बढ़ा रहा है किसानों को समझ। और क्या है कि भारत में जो जोत है, जोत का आकार कहीं ना कहीं अभी कम है, और प्रति व्यक्ति पे जोत का आकार कम है। तो ये जो जैविक कृषि की जो बात आ रही है कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करती है, ठीक। अकुशल आपूर्ति श्रृंखला भी है, यानी कि जो जैविक जो खाद की जो उत्पाद हो रहे हैं उसकी मार्केटिंग करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, और जो सप्लाई चेन है यानी आपूर्ति श्रृंखला है उसका अभाव, ये क्या कर रही है, बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने यहाँ पे आ रही है। जो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में मुद्दे हैं, जैसे कि उत्पादों को बेचने के लिए, जैविक उत्पादों के लिए क्या है कि 1 से अधिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता पड़ती है। जो भी जटिल और महंगी प्रक्रियाएं हैं उससे क्या होता है कि लोग जो है इसको इस तरीकों को जो अपनाने में हिचकते हैं, और ये एक जो है अकुशल और अलोकप्रिय जो है कार्य बनता जा रहा है। सरकार द्वारा सीमित मात्रा में यहाँ पे सहयोग हो रहा है। जैसे कि जो जैविक कृषि के लिए जो आवश्यक कृषि इनपुट्स होते हैं, जैविक कृषि के जो कृषि इनपुट है वो बिल्कुल कम है। विशेषकर जो जैव उर्वरक हैं, कीटनाशकों के लिए सरकारी सहायता, ये क्या है, बहुत सीमित है, ठीक है। जागरूकता का अभाव भी है। जैसे कि जो भारत के किसान हैं वो क्या है, जैविक कृषि की अवधारणा, इससे प्राप्त होने वाले लाभों से अनजान है। और यही कारण है कि जो भी जैविक जो फसल है उसके उत्पादन से जुड़ी जो प्रौद्योगिकियां हैं, यानी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, खाद का प्रबंधन है, कीट नियंत्रण है, और इससे जो होने वाले लाभ हैं उससे भली भांति परिचित नहीं है। तो ये सारी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि जो हाई इनपुट, कम पैदावार, अकुशल आपूर्ति श्रृंखला, प्रमाणीकरण संबंधित जो मुद्दे हैं, सरकार द्वारा सीमित मात्रा में सहयोग है, जागरूकता का अभाव है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये जैविक कृषि के मामले में ये एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और ये हम जानते हैं, जैसे कि हम ये चीज़ों को समझ रहे हैं कि हाई इनपुट और कम पैदावार के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो जैविक कृषि है वो भारत की जो किसान है, जो जैसे कि आप अगर समझें तो प्रति व्यक्ति का जो उपलब्धता है, जैसे कि जो खेत है, प्रति व्यक्ति खेत की उपलब्धता, जोत की जो उपलब्धता है वो बिल्कुल कम है। तो जैविक कृषि की जो ये बात आती है वो कहीं ना कहीं उस पर हाई इनपुट के जो प्रॉब्लम होती है उसको दर्शाती है।
और उसके अनुरूप जो पैदावार होगी वो कम होगी। अब पैदावार कम हो रही है, पर यहाँ पे समस्या एक बात की आ रही है कि जो आपूर्ति श्रृंखला है वो भी कम है। प्रमाणीकरण की जो मुद्दे आते हैं, जैसे कि जो चीज़ें प्रमाणित की जाएं, उसके लिए क्या है कि बहुत जटिल प्रक्रिया है। सरकार सीमित मात्रा में यहाँ पे सहयोग कर रही है और जागरूकता का अभाव तो कम है। तो ये सारी चीज़ें जो अगर आप समग्र रूप से देख रहे हैं अगर सामने से, तो जैविक कृषि के संबंध में एक बहुत बड़ी चुनौती ये हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत में अगर बहुत सारी क्या है कि सरकार ने पहले दी हैं, सरकार ने राज्य स्तरीय पहले कर रही हैं, और इसको क्या है कि बहुत सारी जो योजनाओं के माध्यम से पहल की गई है कि उसको बढ़ावा देने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। कि जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये क्या करती है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर जो पद्धति है उस पर आधारित एक कार्यक्रम है, क्लस्टर बेस्ड एक कार्यक्रम बनाया गया। परंपरागत कृषि विकास योजना, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम्स लाई गई। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना है, ये क्या है कि इसका केंद्र यूपी के ही, यूपी अगर आप जो जानते हो कि गाजियाबाद में ही इसको स्थापित किया गया है। इसका मकसद यही मात्र है कि जो जैविक फसल है उसको क्या करना है, इंस्टीट्यूशनल हेल्प प्रोवाइड करना है। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, उसके लिए क्या है कि जैविक मूल्य श्रृंखला विकास योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य यही था कि जो भी जैविक फसल है उसके जो उत्पादकों को उपभोक्ताओं को आपस में जोड़ते हुए जो भी पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ से इनपुट लेकर के जो बीज का प्रमाणीकरण है, यानी जो बीज का प्रमाणीकरण उसकी जो संपूर्ण मूल्य श्रृंखला है, सप्लाई चेन है, उसको क्या करना है वहाँ पे, उसको विकास को सुगम बनाना, उसको जोड़ना है। जो ऑर्गेनिक ई कॉमर्स की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये क्या है, जैविक खेती .in, इस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ था। अगर आप देखेंगे तो बहुत पहले, जैसे ई नेम में 2018 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि ई नेम में जो है वो कहीं ना कहीं जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कि क्या है कि जो कृषि बाजार समितियां हैं, विपणन है और जो केंद्र है, सप्लाई चेन है, उसको खुदरा और थोक खरीदार कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आकर के मिले। और उसके लिए सरकार ने बनाया है जैविक खेती .in, एक वेबसाइट है जहाँ पे जैविक जो कृषि के उत्पाद हैं किसान बेच सकते हैं और खुदरे तौर पे लोग ले सकते हैं, थोक तौर पे भी इसमें यहाँ पे उपलब्धता इसकी है। तो बजट 2023 में जो आया था, अभी पिछला वाला जो बजट आया था, इसमें अगर देखा जाए तो सरकार ने 3 वर्षों के लिए 10 मिलियन किसानों को, यानी कि लगभग 1 करोड़ लोगों पर, किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहायता प्रदान करेगी। पर कब करेगी इसका कोई विजन नहीं है, कोई डेटा नहीं है, अभी तक नहीं आया है। तो सरकार जो बात करती है उसको तो मतलब जानना जरूरी है, पर बात ये आती है कि फिर उसका 3 साल में 10 मिलियन लोगों को किस, भाई यही बात है कि सरकार कब करेगी इसका कोई उपाय नहीं है, पर जाना जरूरी है। अगर देखा जाए अगर राज्य स्तरीय पहल में, तो केरल सरकार का जो जैविक कृषि मिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या है कि जो हर साल जैविक कृषि का जो रकबा है, यानी जो खेत का जो रकबा होता है, उसमें जो जैविक कृषि की जो रकबा है उसको 1,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी की जाएगी। ये केरल सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है। वहाँ पे अगर कहने के लिए तो वहाँ पे लेफ्टिस्ट की सरकार है, पर वहाँ काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। यही काम देखिए इसमें कि 1,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी की जा रही है जैविक खेती के रकबे में हर साल। तो 5 साल में 5,000 हेक्टेयर का लक्ष्य है सरकार का, ये बहुत अच्छी बात है। और सिक्किम है, सिक्किम दुनिया का क्या है, पहला 100% जैविक राज्य बन चुका है। आपको जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। तो अभी जानते हैं। अभी इसमें एक चीज़ और आ रहा था कि भारत में जो जैविक प्रमाणीकरण की व्यवस्था है वो क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रमाणीकरण के लिए एक है कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम है, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि जो जैविक उत्पाद होते हैं उसको प्रमाणित करने वाली जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसमें स्वतंत्र संगठन जो जैविक मानक है उसका अनुपालन सुनिश्चित करके संपूर्ण उत्पादन प्रक्रियाओं, प्रसंस्करण, हैंडलिंग और परिवहन की समीक्षा करना होता है। इसका क्या होता है, इसका प्रबंधन और संचालन एपीडा करता है। एपीडा आपको बताया होगा ऊपर मैंने, नेफेड होता है और एपीडा होता है। और दूसरा है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया, PSG इंडिया। ये क्या करता है, क्या है, जो स्थानीय रूप से जो भी प्रासंगिक गुणवत्ता आश्वासन पहल है, यानी कि जो स्थानीय स्तर पे क्वालिटी संबंधी एक जो मैंने क्वालिटी एश्योरेंस का एक पहल है, जो होता क्या है कि जो भी उत्पादक होंगे और उपभोक्ता होंगे उसके बीच में सक्रिय भागीदारी निभाएगा। और जो होगा ये थर्ड पार्टी क्या करेगी, प्रमाणीकरण व्यवस्था करेगी। और ये जो क्रियान्वयन किसके द्वारा होता है, किसान और कृषि कल्याण मंत्रालय के अधीन जो होता है, कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन होता है। जैविक भारत लोगो लगाया गया है, किसने शुरू किया है, FSSAI ने। इसने क्या किया, यानी फसाई ने, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जैविक भारत का लोगो लॉन्च किया है। लोगो चीज है, तो
तो ये सारे जो है वो कहीं ना कहीं ये पहल है, पर हमें जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, उसके सामने आगे की राह क्या करनी चाहिए। तो हमें मेरे तरफ से जो कुछ बातें हैं वो चीज़ें यहाँ जो दी गई हैं, पर उसके अनुसार भी कुछ अलग से भी बातें होंगी, उसको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें यह है कि किसानों को एकजुट और प्रशिक्षित करना है। किस प्रकार से? जो ऑन फॉर्म इनपुट है, यानी ऑन फॉर्म इनपुट मतलब जो भी खाद होंगे, जो बीज होंगे, जो उसका उत्पादन के बाद की जो प्रोसेस होती हैं, पैकेजिंग का, विपणन का, यानी कि जो, और उसके बाद क्या है कि खुदरा और थोक बिक्रियों का, विक्रेताओं का, उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच के रिलेशंस का, इसके क्या करना है, इसको लेकर के जैविक कृषि के मामले में किसानों को प्रशिक्षित करना है, एकजुट करना है। करना क्या है कि जो भी इनपुट्स हैं उसको स्थानीय स्तर पे उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए, और जो भी इनपुट्स हो रहे हैं जैविक कृषि के उसको सप्लाई चेन को बढ़ोतरी की जाए, जो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाया जाए, किसानों को दर दर भटकना न पड़े, और प्रमाणन की जो एजेंसियां हैं उसको बढ़ाई जाए, पहुंच बढ़ाई जाए, सरकारी सब्सिडी बहुत ज़्यादा हो, उसमें कर संबंधी छूट हो, इनपुट को उस प्रोत्साहन की जाए। ठीक है, कंपोस्टिंग तकनीक के जो संबंध में देखा जाए तो छोटे उत्पादकताओं को, यानी कि जो कंपोस्ट खाद का निर्माण होता है उसमें जो छोटे स्तर के जो विनिर्माता हैं, उद्यमता हैं, उसके लिए क्या हो कि उनके लिए जो है आवश्यक क्षमता में निवेश किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सहकारी समिति की जो भूमिकाएं हैं उनको कहीं ना कहीं और बढ़ाने की ज़रूरत है, सहकारी समितियों, क्योंकि सहकारी समितियां कहीं ना कहीं कृषि के, जैविक कृषि के विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा कर सकती हैं। और सबसे एक और 2-3 चीज़ें यहाँ पे जो चीज़ नहीं दी गई वो बात यह है कि जैसे कि हमें करना क्या है कि हमें विपणन का और सबसे बड़ी बात है कि नई तकनीकों के प्रति जो किसान हिचक रहे हैं उसको अपनाने के लिए उसमें भी सुधार करना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है। और साथ साथ क्या है कि जो जैविक कृषि में अगर देखा जाए तो एक अलग से सेक्शन यह है कि जैविक कृषि में सहकारी समितियां किस प्रकार से भूमिका निभा सकती हैं। तो ये बात जानते हैं। तो सहकारी समितियां क्या है कि जैविक कृषि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रकार से निभाएंगी कि वैश्विक बाजार में जो जैविक उत्पाद होंगे उनकी पहुँच को बढ़ाएंगी और मांग को बढ़ाएंगी। जैविक कृषि करने वाले जो किसान होंगे उसको फाइनेंशियली हेल्प करेंगी। जैविक कृषि करने वाले किसानों को टेक्निकल जो एश्योरेंस है, जो तकनीकी मार्गदर्शन है, प्रशिक्षण है, उसको भी क्षमता निर्माण में उसका हेल्प करेंगी। एक समर्पित मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम का विकास बनाए रखने के लिए एक उसमें हेल्प कर सकती हैं और किसानों को प्रमाणित और विश्वसनीय जैविक उत्पाद को उपलब्ध कराने में सुलभता से ये सहायक हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो क्या हैं वो कहीं ना कहीं जैविक कृषि को क्या कर सकती हैं कि हमें जो है संधारणीय कृषि और भारत में जैविक, आपने बताया ही मैंने आपको कि जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था, इकोनॉमिक सर्वे आया था पिछले साल, यानी अभी इसी साल 31 जनवरी को आने वाला, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अन्य चीज़ों को भी समझेंगे। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बताया गया था कि जो भारत है वो जैविक कृषि के मामले में, किसानों के मामले में 44 लाख जो किसान हैं वो जैविक कृषि कर रहे हैं और यह बहुत बड़ी संख्या होती है। ठीक है, जो बहुत बड़ी संख्या होती है। पूरे दुनिया में सबसे अधिक किसान यही जैविक कृषि के हैं और 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की भूमि के साथ भारत जो है वो क्या है, जैविक कृषि को कर रहा है। तो ये क्या है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और ये पॉजिटिव थिंग्स हैं। तो जो ये न्यूज़ जिस बात से थी कि सहकारी समितियों के जरिए जो जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जो संगोष्ठी अपनाई गई थी, भारत ऑर्गेनिक ब्रांड को नाम दिया गया था, इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये आर्टिकल्स थे, यानी यहाँ पे आर्टिकल्स ख़त्म होते हैं और इसके बाद जो है कि हम लोग न्यूज़ इन शॉर्ट्स पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो है हम लोग न्यूज़ इन शॉर्ट्स कल से समझेंगे। क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।